वेलकम टू लॉन्चपैड एजुकेशन। इन दिस वीडियो जिसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स समिट के बारे में डिस्कस करेंगे। 22 अप्रैल को व्हेन वी वर सेलिब्रेटिंग द अर्थ डे, उसी दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने एक हिस्टोरिक समिट ऑर्गेनाइज करवाया जिसमें उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट देशों के 40 लीडर्स को बुलाया। और ये समिट था लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट या फिर क्लाइमेट लीडर्स समिट। इसमें चाइनीज़ प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी हिस्सा लिया। जो बड़ी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके भी लीडर्स ने इस समिट में हिस्सा लिया। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाई बिकॉज वी आर ट्राइंग टू कीप द ग्लोबल टेम्परेचर बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस। जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स थे ग्लोबल टेम्परेचर के, एज़ कम्पेयर टू दैट हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्लोबल टेम्परेचर्स हैं वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़ें। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, फॉसिल फ्यूल बर्न करने की वजह से ये जो टेम्परेचर्स हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सो ऑल दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस। यहाँ पे हम दो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट विल बी द समिट इटसेल्फ, लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट, और दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी इंडिया यूएस के बीच में एक बेहद इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप हुई है। एंड दिस इज इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप। एंड माइंड यू वी डू नॉट हैव मच टाइम, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। हमें 2050 तक कुछ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने हैं, कुछ हार्ड डिसीजंस लेने हैं। क्विकली हमारी जो डेवलपमेंट है उसके तरीकों को बदलना है, अदरवाइज इररिपेयरेबल डैमेजेस हो जाएंगी। टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि एक बार ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो उनको दोबारा से उनकी जगह पर नेचुरल फॉर्म में लेके आना क्लोज टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। एंड सारी दुनिया में ऐसे इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा फ्लडिंग हो सकती है, ज़्यादा साइक्लोन्स आ सकते हैं। सो ये सारे खतरों से अगर बचना है तो हमें बहुत जल्दी और बहुत सख्त डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, और इसीलिए ये लीडर्स समिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन इफ यू वांट टू कवर ऑल द करंट अफेयर्स एंड स्पेशली जो एडिटोरियल्स में बहुत ज़्यादा डिस्कशन में चीज़ें रहती हैं, सारे महीने के करंट अफेयर्स आप करीब 2 घंटे की इस मंथली करंट अफेयर वीडियो से कवर कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो गेट द नोट्स ऑफ दीज वीडियोज एज PDF इन द टेलीग्राम चैनल। So for very good current affairs preparation, you can subscribe to our channel. You can follow us on our social media handles और Launchpad Education नाम से ही Telegram पे, Facebook पे, Instagram पे you can find us and you can see all the updates there. So this is where you can find us on Instagram. यहाँ पे आपको ये updates मिलती रहेंगी सभी videos की. So let us try to understand a little bit about the background of this issue. कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं हमारे लिए ताकि हम ये summit की importance को समझ सकें. So first इज़ द पेरिस क्लाइमेट समिट जो 2015 में हुआ था। वहाँ पे दुनिया के सभी देशों ने एक क्लाइमेट डील साइन की थी। दिस वाज अनदर हिस्टोरिक क्लाइमेट डील फॉर आवर एनवायरनमेंट, फॉर द प्लैनेट। और इस डील में 2015 में जो पेरिस में हुई थी, इसमें सभी कंट्रीज़ ने कुछ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस डिक्लेयर किए थे। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस का मतलब है उन्होंने खुद वॉलंटियर किया कि हम ये सब स्टेप्स लेंगे रिन्यूएबल एनर्जी को इंक्रीज़ करने के लिए, फॉसिल फ्यूल्स की कंजम्पशन को कम करने के लिए एंड सो ऑन। सो बहुत सारे एफर्ट्स कंट्रीज ने वॉलंटरीली कमिट किए थे। आफ्टर दैट अ ट्रेजिक थिंग हैपेंड फॉर द क्लाइमेट डिप्लोमेसी विच वाज दैट डोनाल्ड ट्रंप ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। नाउ व्हाट वाज ट्रेजिक इन दिस, उन्होंने इस डील से अमेरिका को विड्रॉ कर लिया। अब अमेरिका उन कंट्रीज में से है जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस करती है। डोनाल्ड ट्रंप सेड दैट वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो वॉट एवर कमिटमेंट द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड। तो बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डील साइन की थी और डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ से अमेरिका को विड्रॉ कर लिया। देन डोनाल्ड ट्रंप इज़ नो मोर द प्रेसिडेंट नाउ। जो बाइडन बिकेम द प्रेसिडेंट एंड इलेक्शंस में जो बाइडन ने ये कमिट किया था कि अगर मैं राष्ट्रपति बन जाऊँगा तो हम ना सिर्फ दोबारा से डील ज्वाइन करेंगे, हम अपने टारगेट्स को और एम्बिशियस बना देंगे। जो क्लाइमेट चेंज के लिए स्टेप्स हम ले रहे हैं वो और भी ज़्यादा बेटर तरीके से हम लेंगे। और वही हुआ, जो बाइडन ही बिकेम द प्रेसिडेंट and climate change again came on the agenda of America as well as of the world. So President Joe Biden का ही ये इनिशिएटिव था जिसमें उन्होंने 40 वर्ल्ड लीडर्स को बुलाया, इनवाइट किया and he hosted this leaders climate summit. The objective of this summit was to underscore the urgency and economic benefits of stronger climate action. तो जो प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन थी अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप, उनका मानना था कि अगर हम क्लाइमेट चेंज के लिए काम करेंगे तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को नुकसान होगा और बहुत सारी जॉब्स चली जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी अमेरिका की कुछ इंडस्ट्रीज़ में। फॉर एग्जांपल कोल इंडस्ट्री, फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, ऐसा उनका मानना था। हालांकि ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स बिहाइंड दिस न्यू विजन
जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में कहीं ज़्यादा जॉब्स पैदा होंगी अगर हम स्टेप्स लें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए. सो ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. नाउ इकोनॉमिक बेनिफिट्स को पब्लिक के सामने रखना, दुनिया के क्लाइमेट डिप्लोमेसी एजेंडा पे एक इम्पॉर्टेंस देना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. And this summit is going to be a very important milestone on the road to the United Nations Climate Change Conference. So Conference of Parties 26 होनी है नवंबर में ग्लासगो में, which is very important. वहाँ पे दुनिया के सभी देश क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे important decisions लेते हैं. So COP26 की तैयारी है ये समिट, जिसमें दोबारा से इंटरनेशनल एजेंडा पे क्लाइमेट चेंज को, ग्लोबल वार्मिंग को एक इंपॉर्टेंट चीज बनाया जा रहा है. सो अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ दी समिट्स, द लीडर्स समिट एंड COP26, क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा ताकि दुनिया के सभी देश उनके एफर्ट्स को कैटलाइज किया जा सके, सो दैट दे आर वर्किंग टू कीप द वार्मिंग लिमिट बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस. उसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, यूरोपियन कंट्रीज जो बहुत ज़्यादा पर कैपिटा एमिशंस करते हैं, उनकी पॉपुलेशन के मुकाबले उनकी एमिशंस बहुत ज़्यादा हैं. एमिशंस जब मेजर करें तो इन कंट्रीज़ की एमिशंस बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज़ और द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़. तो इन कंट्रीज़ को लीड लेनी पड़ेगी. जब ये एक्शन लेंगे, व्हेन दे आर गोइंग टू लीड बाय एग्जाम्पल, तो बाकी देश भी इसी रास्ते पे चलना स्टार्ट करेंगे. सो US प्रेसिडेंट ने इसीलिए बाकी कंट्रीज़ को मोटिवेट करने के लिए, उनके एफर्ट्स को कैटलाइज करने के लिए ही अनाउंस दैट US इज़ गोइंग टू कट इट्स ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय 50 to 52% by 2030 as compared to 2005 levels. So 2005 में अमेरिका जितने भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस करता था उसमें 50 to 52% कमी लेके आएगा. And this is a clean break with the Trump administration policies on climate action. So डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसे एक व्यक्ति थे, उन्होंने ऐसा कहना स्टार्ट कर दिया था कि ग्लोबल वार्मिंग कुछ है ही नहीं. सो ही वॉज नॉट अ वेरी साइंटिफिक माइंड, और अमेरिका ने दुनिया का जो लीडरशिप रोल था उसको ही छोड़ दिया था. अमेरिका फर्स्ट का स्लोगन दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और उन्होंने कहा कि प्लैनेट बचता है बचे, नहीं बचता ना बचे, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, हम अपनी इंडस्ट्री देखेंगे, जो इन इटसेल्फ एक बुरा डिसीजन था अमेरिकन इंडस्ट्री के लिए ही. दिस इज अ स्टेज फॉर द वर्ल्ड दैट द कंट्री दैट इज गोइंग टू टेक लीड इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, टेक्नोलॉजीज एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो अगले 50-60 साल के लिए दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा. सो नाउ दिस वाज अ क्लीन ब्रेक विद द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज ऑन क्लाइमेट एक्शन. नाउ लेट अस सी कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस करती हैं. द फर्स्ट और द लार्जेस्ट एमिटर इज चाइना, देन यूनाइटेड स्टेट्स, देन इंडिया. अब इसमें हम यूरोपियन यूनियन की बात एज अ कॉमन इकोनॉमिक यूनिट नहीं कर रहे, बट वी नीड टू नो वन थिंग है. सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जानना, वो ये है कि अगर पर कैपिटा एमिशन की बात करें तो ना चाइना बहुत ज़्यादा एमिशन करता है, ना ही इंडिया बहुत ज़्यादा एमिशन करता है एज कम्पेयर टू द पॉपुलेशन. अब चाइना की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इट इज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, और इनकी पर कैपिटा एमिशन अमेरिका, जर्मनी और बाकी यूरोपियन कंट्रीज से अगर कंपेयर करें तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है. डेवलपमेंट नीड्स के लिए इतनी एमिशन करनी पड़ेगी, बट दिस इज़ अ डिबेट बिटवीन द डेवलप्ड वर्ल्ड एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड. डेवलप्ड वर्ल्ड प्रेशराइज करने की कोशिश करता है डेवलपिंग कंट्रीज को कि अभी अपनी फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन को रिड्यूस कर दें, और डेवलपिंग वर्ल्ड डेवलप्ड वर्ल्ड से एक्सपेक्ट करता है कि आपने ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था वेस्टर्न कंट्रीज से, यूरोप से, अमेरिका से, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स एमिट किए हैं हिस्टोरिकली. तो हिस्टोरिकली हम जितना प्लैनेट को गर्म कर सकते थे विद इन द सेफ लिमिट्स, उसमें सबसे ज़्यादा रोल इन डेवलप्ड कंट्रीज़ का है, इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ का है. एंड नाउ इट इज़ फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज़. अब हमारा टाइम आया है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, इंडिया का, चाइना का, इंडोनेशिया का, ब्राज़ील का, अपने लोगों को डेवलप करने का. एंड नाउ वी आर बीइंग टोल्ड दैट इमीडिएटली शट ऑफ योर कोल प्लांट्स, इमीडिएटली स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द टेक्नोलॉजीज लाइक रिन्यूएबल एनर्जी. अब ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है, एंड द डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट हैविंग इनफ रिसोर्सेज टू मैन्युफैक्चर दीज टेक्नोलॉजीज. तो हमें फिर से डिपेंडेंट होना पड़ता है डेवलप्ड कंट्रीज पे. सो ये सारी यहाँ पे डिबेट है जो कॉन्टिन्यूसली आपको न्यूज़पेपर्स में मिलेगी. बट नाउ इन दिस समिट अमेरिका हैज़ शोन सम लीडरशिप, और अमेरिका ने जो 50 to 52% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने की बात कही है, दिस इज double the 2015 goal set by the previous American president बराक ओबामा. तो उन्होंने क्लाइमेट डील साइन करते वक्त जितना टारगेट दिया था, जो बाइडेन ने उसे डबल कर दिया है.
And Joe Biden has also announced that the US is going to double its annual financing commitments to the developing countries. Now I told you about the historical responsibilities. जो कंट्रीज ने सबसे ज़्यादा क्लाइमेट एमिशन किया है उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दुनिया की डेवलपिंग कंट्रीज को या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को फाइनेंशियल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी भी दें. अदरवाइज क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ नेशनल इशू, सारी दुनिया को साथ में ही लड़ना पड़ेगा. अगर अमेरिका यूरोप अपने देशों में स्टेप्स ले लेगा और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा जो वेस्टर्न कंट्रीज स्टेप लेंगी. नाउ जो बाइडेन के टारगेट्स इंक्रीज करने के पीछे क्या कारण है? द गोल इज टू एनकरेज अदर कंट्रीज टू इंक्रीज देयर कमिटमेंट्स. अमेरिका अपनी कमिटमेंट्स को इंक्रीज कर देगा और एम्बिशियस बना देगा तो बाकी कंट्रीज भी स्टेप्स लेंगे. एंड इट इज ऑल्सो टू ब्रिंग बैक अमेरिका इनटू ग्लोबल लीडरशिप रूल ऑन क्लाइमेट एक्शन. डोनाल्ड ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया था एंड अमेरिका अदरवाइज हर चीज़ में, हर अच्छी चीज़ में लीडर बनने की कोशिश करता है, एटलीस्ट प्रोजेक्ट करता है दैट दे आर द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर ऑल द गुड थिंग्स. और ये जो डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात जो बाइडेन ने कही है, दिस इज पार्ट ऑफ $100 बिलियन डील. ये ऑलरेडी डील हो चुकी है कि 2020 से 2025 तक डेवलपिंग कंट्रीज को $100 बिलियन की फाइनेंशियल मदद देंगी ताकि वो क्लाइमेट चेंज के लिए तैयार हो सकें. ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने भी प्रॉमिस किया था $3 बिलियन to the Green Climate Fund. This fund is to help the developing countries, लेकिन अभी तक सिर्फ $1 बिलियन ही दिया गया है डेवलपिंग कंट्रीज को. Now Joe Biden is trying to give this message that climate change से नौकरियां जाएंगी नहीं. Climate change एक opportunity है कि हम बहुत सारी नौकरियां पैदा कर सकते हैं नए सेक्टर्स में. Now there is a section that believes that if we shut down the coal plants, if we shut down the fossil fuel industry, तो बहुत सारी नौकरियां चली जाएंगी. बट इट इज़ लाइक सेइंग कि साइकिल रिक्शा से अगर हम गाड़ियां मैन्युफैक्चर करनी स्टार्ट करेंगे तो साइकिल रिक्शा वाली इंडस्ट्री में बहुत सारी नौकरियां चली जाएंगी. नाउ व्हाट विल हैपन इन द लॉन्गर टर्म इज गाड़ी बनाने वाली इंडस्ट्री में बहुत सारी नई नौकरियां पैदा होंगी. और ऐसा ही होता है व्हेन एवर देयर इज अ टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड. जब भी हम साइंटिफिक डेवलपमेंट करते हैं, जैसे अब सोलर एनर्जी में बहुत सारे लोग नौकरियां ले पाएंगे, ऑलरेडी ले रहे हैं. सिमिलरली विंड एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, एंड दैट कैन ऑल्सो सपोर्ट मेनी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. फॉर एग्जांपल बायोगैस एनर्जी फार्मर्स को सपोर्ट कर सकती है. फार्मर्स की फसलों का जो बचा हुआ हिस्सा होता है उससे भी बायोगैस प्रोड्यूस हो सकती है. वी कैन मेक वेस्ट टू एनर्जी. हम अपने शहरों के कूड़े से एनर्जी बना सकते हैं. सो ये सारे सेक्टर्स बहुत सारे लोगों को नौकरियां दे सकते हैं. नाउ आफ्टर यूएसए यूरोपियन कंट्रीज भी बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन करती हैं. सो लेट अस सी ब्रिटेन ने क्या कहा है. ब्रिटेन्स प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, he said that Britain is going to cut carbon emissions by 78% by 2035 as compared to 1990 levels. इसके अलावा Britain is going to advance their agenda by calling for climate funding by rich nations to exceed the decade-old goal of $100 billion. So Britain ने कहा कि $100 बिलियन डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी नहीं है. So we need to increase this funding as well. और हम 1990 लेवल से कंपेयर करते हुए 2035 तक अपनी कार्बन एमिशंस को 78% कम कर लेंगे. सिमिलरली जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल, शी सेड दैट द कंट्री वांट्स टू रिड्यूस एमिशंस बाय 55% बाय 2030 एज कंपेयर टू 1990 लेवल्स. सो ऑल दीज कंट्रीज दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस देयर एमिशंस क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2050 तक दुनिया को कार्बन एमिशंस को नेट जीरो लेवल्स तक लेके आना है. दैट मीन्स हम कितनी कार्बन एमिट कर रहे हैं, कितनी ग्रीन हाउस गैसेज एमिट कर रहे हैं, उतनी ही नेचर में दोबारा एब्जॉर्ब कर जानी चाहिए. ओनली देन वी कैन सेव आवर प्लैनेट फ्रॉम दीज डैमेजेस दैट कैन बी कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज. सो इसलिए सभी कंट्रीज अपने टारगेट्स को इंक्रीज कर रही हैं. नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री विच इज चाइना. चाइना के प्रेसिडेंट ने क्या कुछ कहा. ही सेड दैट वी मस्ट बी कमिटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये बार बार आप न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ डिस्कशंस में सुनोगे, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. नाउ सी, इंग्लैंड से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो उन्होंने कितनी ज़्यादा एमिशंस की होंगी. देन इट वेंट टू अदर यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिका. वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. डेवलपिंग कंट्रीज को इंडस्ट्रियलाइज्ड होते होते कई साल लग गए. सो जिसने ज़्यादा एमिशंस की हैं उसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कॉमन होनी चाहिए. हम सभी देशों की एक ही कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने प्लैनेट को बचाना है. सो दिस इज द प्रिंसिपल दैट इज डिमांडेड बाय द डेवलपिंग कंट्रीज, दैट देयर शुड बी कॉमन
बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपने ज़्यादा पोल्यूशन किया है तो आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ का मैसेज है डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। व्हाट एल्स इज़ द चाइनीज़ प्रेसिडेंट सेइंग? डेवलपिंग कंट्रीज़ नाउ फेस मल्टीपल चैलेंजेस to combat COVID-19, grow their economy and address climate change। अब इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, इंडिया को भी एनर्जी चाहिए। ऑलरेडी वी फेस पावर डेफिसिट। हमारे शहरों में, हमारे गाँव में सफिशिएंट बिजली नहीं होती, सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती। एंड इफ वी शट डाउन ऑल आवर पावर प्लांट्स विच आर मोस्टली रनिंग ऑन कोल, तो ये एनर्जी डिमांड कहाँ से मीट कर पाएंगे एंड एज अ रिजल्ट हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी। सो दैट इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल टू से। डेवलपिंग कंट्री से ये एक्सपेक्ट करना अच्छी चीज़ नहीं है, ना ही प्रैक्टिकल चीज़ है। चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने चाइना की ग्रीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी प्रमोट किया। ये एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो एशियन सिटीज़ को यूरोपियन सिटीज़ से कनेक्ट करेगा थ्रू रेलवे लाइन्स एंड थ्रू वाटरवेज। एंड चाइनीज़ प्रेसिडेंट ऑल्सो अनाउंस्ड एफर्ट्स टू स्ट्रिक्टली कंट्रोल कोल फायर्ड पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स एंड फेज डाउन कोल कंजम्पशन। नाउ हम पुराने कोल प्लांट्स एकदम तो नहीं बंद कर सकते, लेकिन हम नए कम खोल सकते हैं या बिल्कुल नहीं खोल सकते। एंड इंस्टेड वी कैन इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जीज। सो दैट इज व्हाट ही सेड। Another important thing that China has pledged is net zero emissions by 2060। अब 2050 तक एक्सपर्ट्स का कहना है, स्पेसिफिकली इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडी। इनका कहना है कि 2050 तक नेट जीरो एमिशंस अचीव करनी बहुत ज़रूरी है और चाइना ने प्लेज किया है 2060 तक। नाउ सिंस डेवलपिंग कंट्रीज उनकी एनर्जी नीड्स हैं तो वो 2050 के कुछ देर बाद ही कर पाएंगी। डेवलप्ड कंट्रीज उससे पहले अपने नेट जीरो टारगेट्स अनाउंस कर सकती हैं। सो दिस वाज रिलेटेड टू द लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इंडिया और यूएस के बीच में हुई, दैट वाज इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप। Now this partnership, it has raised expectations that the coming decades will see sustained financial and technological cooperation between the two countries to cut greenhouse gas emissions। Like we have discussed, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें पैसे चाहिए ताकि हम अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशन को जल्दी से जल्दी कट डाउन कर सकें। तो ऐसी एक पार्टनरशिप इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है। एंड इट हैज़ ऑल्सो रेज्ड एक्सपेक्टेशंस कि दोनों कंट्रीज मिलकर अगर फाइनेंशियली और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे काम करेंगे तो जल्दी ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर लेंगी। एंड ऑल्सो एट दिस लीडर्स समिट सबसे ज़्यादा अटेंशन थी ही उन कंट्रीज पे जो सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशंस करती हैं। एंड इंडिया इज़ अ थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर आफ्टर चाइना एंड यूएसए। बट हमें इस फैक्ट को इंडिविजुअली नहीं देखना है। जब हम पर कैपिटा एमिशंस की बात करें, इंडिया की पर कैपिटा एमिशंस दे आर लेस देन 60% ऑफ द ग्लोबल एवरेज। दुनिया की जो एवरेज कार्बन एमिशन है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, उससे 60% कम पर कैपिटा एमिशन है जब हम प्रति व्यक्ति कैलकुलेट करते हैं। सो दैट शोज अमेरिका का एक सिटीजन बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहा है एज कंपेयर टू इंडिया का एक सिटीजन। इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर लाइफ स्टाइल। दिस इज वॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया Mr. Narendra Modi said on the summit. He said that it is because of our lifestyle is rooted in sustainable traditional practices। हमारा जो ज़िंदगी जीने का तरीका है वो इस प्रकार का है कि हम कम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, कम ग्रीन हाउस गैसेज एमिट करते हैं। And he said, today I want to emphasize the importance of lifestyle change in climate action। Prime Minister also emphasized India's encouragement of global initiatives। इंडिया ने कुछ global initiatives को लीड किया है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये उन सभी कंट्रीज़ का अलायंस है जहाँ पे अच्छी खासी सोलर एनर्जी अवेलेबल है और उसे यूटिलाइज करके हम बिजली पैदा कर सकते हैं। एंड वी विल नॉट हैव टू डिपेंड ऑन ऑयल और कोल। सो दिस वॉज लेड बाय इंडिया। अनदर कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस वॉज ऑल्सो प्रपोज्ड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो क्योंकि ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से डिजास्टर्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ज़्यादा साइक्लोन्स, ज़्यादा टाइफून्स आ सकते हैं, ज़्यादा सूखा पड़ सकता है कुछ हिस्सों में दुनिया के, ज़्यादा बाढ़ आ सकती है। देयर विल बी डिजास्टर्स लाइक वी आर सीइंग इन उत्तराखंड, जहाँ पे फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं और डैम्स भी बह जाते हैं। सो देयर इज़ अ नीड टू बिल्ड डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि वो डिजास्टर्स का सामना कर सके। उसके लिए एक ग्लोबल कोलिशन बनाई गई है, दैट वॉज प्रपोज्ड बाय इंडिया। नाउ दिस इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 partnership, it is going to focus on two things. The first will be strategic clean energy partnership. Second will be
क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग। और ये पार्टनरशिप दुनिया के बाकी देशों के लिए एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल बन सकती है कि कैसे एक डेवलपिंग कंट्री और एक डेवलप्ड कंट्री दोनों जिनकी एमिशंस बहुत ज़्यादा हैं वो एक साथ आके काम कर सकते हैं एंड दे कैन अलाइन स्विफ्ट क्लाइमेट एक्शन विद इंक्लूसिव एंड रिजिलियंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेकिंग इनटू अकाउंट नेशनल सर्कमस्टांसेस। अपने नेशनल सर्कमस्टांसेस के हिसाब से दोनों पार्टनरशिप में आ सकते हैं और काम कर सकते हैं एंड दे कैन फोकस ऑन देयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ डाउट एंड देयर इज वेरी लेस कॉन्फिडेंस कि कोविड-19 पैंडमिक के बाद दुनिया की इकोनॉमी की बहुत बुरी हालत है और ऐसे में कंट्रीज फोकस कर पाएंगी, कंट्रीज साथ में आके काम कर पाएंगी, क्लाइमेट चेंज के लिए इन्वेस्ट कर पाएंगी। जिस तरीके से अभी तक एनर्जी पैदा होती है या फिर घर बनाए जाते हैं या फिर वेस्ट मैनेजमेंट होती है, इन सभी चीज़ों को एकदम से चेंज कर पाएगी, इस पे डाउट्स हैं। बिकॉज लास्ट टाइम जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था विच वॉज द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके बाद हमने ये ऑब्जर्व किया था दैट अपनी इकोनॉमिक स्लो डाउन को ख़त्म करने के लिए लोग तेज़ी से ग्रो करने की कोशिश करते हैं एंड एज अ रिजल्ट उनकी एमिशंस बढ़ जाती हैं। सो दिस वॉज ऑब्जर्व्ड बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी दैट अ ड्रामेटिक राइज इन एमिशंस as countries race to shake off the impact of the coronavirus. This is expected. Now this partnership, it can be transformative for energy intensive sectors in India. India के जो energy intensive sectors हैं, for example transportation sector, जहाँ पे बहुत ज़्यादा energy की ज़रूरत होती है, for example the power sector, तो US अगर हमारी हेल्प करेगा, हमारे साथ वहाँ पे बनी हुई टेक्नोलॉजीज़ शेयर करेगा, तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। बिकॉज हमारे टारगेट्स बहुत एम्बिशियस हैं। हमारे रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन के टारगेट्स दे आर 450 गीगावाट्स। सो इफ़ वी आर हैविंग एक्सेस टू द ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़, इन टेक्नोलॉजीज़ पे कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं क्लेम करेगा, इनको पेटेंट नहीं किया जाएगा, तो ये सभी के लिए अवेलेबल रहेंगी। इंडिया कैन यूज़ दिस टेक्नोलॉजी, इंडिया कैन यूज़ दिस innovative materials, processes in their industry in sectors like transportation, buildings, which are the biggest emitters after the power sector. So power sector के अलावा transportation, building sector ये बहुत ज़्यादा carbon emit करते हैं and we can use these American technologies to decarbonize the industry. Then India की डिमांड है कि हमें फंडिंग भी होनी चाहिए, सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ को होनी चाहिए so that we can invest in the green technologies. So a forward looking policy should, जो इंडिया ने एमिशन स्पेस लूज करी है या सभी पुअर कंट्रीज ने की है, उसके लिए उनको कंपनसेट करना चाहिए। एमिशन स्पेस मीन्स दैट देयर वाज अ पर्टिकुलर स्पेस जितनी हम कार्बन एमिट कर सकते थे, जितनी हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर सकते थे बिफोर रीचिंग द 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बार। और ये जो स्पेस थी ये ज़्यादातर यूटिलाइज कर ली है डेवलप्ड कंट्रीज ने, तो इसके लिए पुअर कंट्रीज को कंपनसेशन भी मिलनी चाहिए। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज पे रिसेंटली ये समिट होने से पहले बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए जिससे डेवलपिंग कंट्रीज से ये एक्सपेक्ट किया गया कि वो अपनी नेट ज़ीरो एमिशंस के टारगेट उसी तरीके से डिक्लेयर कर दें, अभी अनाउंस कर दें जैसे कुछ डेवलप्ड कंट्रीज कर रही हैं। एंड दिस स्टार्टेड स्पेशली आफ्टर द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। उन्होंने ये रिपोर्ट में कहा कि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ही रोकना है हमारा ग्लोबल टेम्परेचर, तो हमें 2050 तक नेट जीरो एमिशन टारगेट अनाउंस करना पड़ेगा। सो दिस हैज़ पुट प्रेशर ऑन ऑल द कंट्रीज। सो व्हाट शुड बी द वे आउट? क्या इंडिया को और डेवलपिंग कंट्रीज को ऐसा नेट जीरो टारगेट अनाउंस कर देना चाहिए? नाउ द थिंग इज दैट ग्लोबल नेट जीरो टारगेट अगर 2050 तक अचीव करना है तो कुछ कंट्रीज को, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको अपना नेट जीरो 2050 से पहले अचीव करना पड़ेगा और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको 2050 के बाद करना पड़ेगा। बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज की डेवलपमेंट ग्रोथ नीड्स बहुत ज़्यादा हैं और उनके पास फाइनेंसेस और टेक्नोलॉजी की भी शॉर्टेज है। सो सिंस अ डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ कार्बन स्पेस हैज बीन यूज्ड अप बाय द डेवलप्ड कंट्रीज, it is important that they act boldly at home to match the vigor of their diplomatic efforts. तो जितना डिप्लोमेटिक प्रेशर ये डेवलप्ड कंट्रीज डाल रही हैं, उनको उतने बोल्ड स्टेप्स लेने की ज़रूरत है उनके खुद की कंट्रीज में। दो इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज, उनको भी स्टेप्स लेने हैं जितना वो ले पाएंगे, लेकिन अनाउंस कर देना और अपने आप को एक ट्रैप में फंसा लेना इंडिया के लिए अभी सस्टेनेबल नहीं रहेगा। सो वी शुड नॉट बी सेइंग दैट इंडिया विल ओनली टेक मॉडेस्ट स्टेप्स। हम ये भी नहीं कह सकते, हमें भी बोल्ड स्टेप्स लेने हैं, बट अनाउंसिंग एन इंडियन 2050 नेट जीरो कमिटमेंट, इट इज़ अ वेरी बिग रिस्क. We can risk taking on a much heavier burden of decarbonization than many wealthier countries.
सो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने न्यूज़पेपर्स में ये अपने ओपिनियंस दिए दैट इंडिया को नहीं अनाउंस करना चाहिए। जितना मर्जी इंडिया के ऊपर प्रेशर आए, इंडिया को अपनी डेवलपमेंट खुद डिसाइड करनी है और जिन लोगों ने ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिट की हैं उनको बोल्ड स्टेप्स लेने चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा बनती है। अगर वो इन फ्यूचर हमारे साथ फाइनेंसेस भी शेयर करते रहेंगे तो हम भी अपने टारगेट्स को और बढ़ा देंगे। बिकॉज एज टोल्ड, ये ना सिर्फ नेसेसिटी है बट दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। ये बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया भी मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। इंडिया में भी बहुत सारी नई जॉब्स जनरेट हो सकती हैं रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, ग्रीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। सो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एज वेल, बट वी डू नॉट हैव दैट मच रिसोर्सेज एज कम्पेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज जिन्होंने ग्रीन हाउस गैस की सबसे ज़्यादा एमिशन की है। So this was your Leaders Climate Summit. Do not forget to watch monthly current affairs. The March monthly current affair video is also out and we are making these videos from many months. After watching these videos, you will realize कि आपका newspaper reading बहुत easy हो जाएगा. So let us know in the comment section if you are feeling that these videos are helpful for you. And don't forget to subscribe to the channel so that you get the updates for all such current affairs videos. Thank you for watching and have a good day.